ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस शुरुआती क्लास के जो परिचय है उसके विषय में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ हम जिन जिन पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे वो सारे पाठ्यक्रम एक कॉमन एरिया के पाठ्यक्रम होंगे। यानी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम एक जैसा है उस हिस्से को हम यहाँ पे एक साथ पढ़ेंगे। जैसे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण है, सेम वही अगर किसी आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी है तो उन हिस्सों को हम एक साथ पढ़ें ताकि हमें ये आभास रहे कि हम यूजीसी नेट पढ़ रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पढ़ रहे हैं या किसी स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा पढ़ रहे हैं। तो उन हिस्सों का जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया अगर हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम हर स्तर की तैयारी में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और किसी दूसरे स्टेट का फॉर्म आया या वहाँ की कोई वैकेंसी आई तो आपको लगे कि अब एक नए सिरे से तैयारी करनी होगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना होगा कि हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उसके कौन कौन से हिस्से हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने होंगे और वो सारी परीक्षाओं में एक जैसे ही पूछे जाते हैं। तो देखें कि जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो हिस्सा है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मिलेगा। यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से लेकर के समकालीन साहित्य का जो इतिहास है उसका हिस्सा। तो ये पॉइंट तो ऐसा है कि इसमें बाकी सारे पॉइंट्स यानी उपन्यास की कोई विधा की कोई रचना है या कहानी है, नाटक है, निबंध है, वो सब कुछ समेकित ढंग से इसमें एक बार आप रिवाइज करेंगे ही। उसके बाद जब आप प्रमुख रचनाओं वाले हिस्से आते हैं चाहे यूजीसी नेट में और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें अगर कोई काव्य लगा होगा, कोई स्पेशल कोई कहानी लगी होगी, कोई स्पेसिफिक कोई उपन्यास है, नाटक, निबंध, आलोचना, वो सारी चीजें एक बार आप यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास से अध्ययन करते हुए गुजरते हैं और यहाँ आप परिचयात्मक ढंग से इन सारी रचनाओं से परिचित हो जाते हैं। तब जब आप काव्य में साकेत के विषय में पढ़ते हैं या परिप्रवास के विषय में या कामायनी के विषय में, राम की शक्ति पूजा के विषय में, तब आपको यहाँ से जो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास, परिचयात्मक ढंग से आपने पढ़ा, अब वो यहाँ पर आपको एक समझ पैदा करेगा कि काव्य को हम कैसे देखें, किस रेफरेंस में देखें, उस काल की प्रवृत्ति क्या थी और उसमें ये काव्य कैसे एग्जिस्ट करता है। वो सारी हिस्से वैसे ही उपन्यास भी, नाटक भी अपने पूरे समकालीन परिवेश को देखते हुए हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत इन रचनाओं को भी देखेंगे। दूसरा हिस्सा है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र जो है वो हिंदी के पाठ्यक्रम में भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इन दोनों काव्यशास्त्रों का अध्ययन हमें करना होता है। यानी भारतीय काव्यशास्त्र में अगर हम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि अलंकार संप्रदाय है, रस संप्रदाय है, इसके अलावा वक्रोक्ति, ये सारे संप्रदाय जो भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत हैं, ध्वनि सिद्धांत है, तो इन सभी के विषय में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भारतीय काव्यशास्त्र में जो काव्य के अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं एक सिद्धांत और संप्रदाय के रूप में चली, वे किन बातों पर जोर देते हैं और पाश्चात्य काव्यशास्त्री अपने सिद्धांतों में किन बातों पर जोर देते हैं। तो इन सिद्धांतों का अध्ययन करते वक्त हम बहुत सजग होकर के इन बातों पर ध्यान देंगे कि अगर क्रोचे का अभिव्यंजनावाद पढ़ना है तो हम ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का पढ़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों में कौन कौन सी बातें उभर के आती हैं वो हाईलाइट करके हम उन पे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। तीसरा हिस्सा अगर देखें तो भाषा विज्ञान का है। भाषा विज्ञान एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिंदी के पाठ्यक्रम में बनता है। आप सभी ग्रेजुएशन में भी देख रहे होंगे, अगर आप बैचलर डिग्री बीए पढ़ के आ रहे हैं तो वहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी हो गई और भाषा विज्ञान हो गया,
वो हिस्सा आपको पढ़ना पड़ता है। भाषा का विकास कैसे हुआ, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं क्या है, शब्द संपदा कैसे निर्मित होती है, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हैं। यही सारी बातें बहुत विशिष्ट रूप से जब आप पढ़ लेते हैं, वो भाषा विज्ञान वाले हिस्से में कवर हो जाता है। ब्रजभाषा की विशेषता हो गई, अवधी बोली की विशेषता, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, बघेली। तो हम ये भाषा विज्ञान के अंतर्गत बहुत विस्तार से इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ होगा। फिर आता है, वो चाहे यूजीसी नेट हो और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, लगभग लगभग पाठ्यक्रम ऐसा ही डिजाइन किया गया होता है कि आप अगर राग दरबारी, मैला आंचल और गोदान उपन्यास पढ़ें, वो आपके यूजीसी नेट में भी काम आए, और जैसे ही आप नेट क्वालिफाई करके आगे बढ़ें, पीएचडी में कहीं एडमिशन लें और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़ें, तब वही सारे पॉइंट्स आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी मिले। तो एक तरह से आप मास्टर्स में पढ़ के आ रहे हैं, नेट की तैयारी के लिए आप जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जब लगे, तो आपके लिए ये 3 स्टेज एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो आसान हो जाता है एक रास्ता कि आपने एक पूरे मैप को देख लिया है कि मैला आंचल, गोदान, तमस, राग दरबारी, आपका बंटी, उपन्यासों में से कुछ आएगा तो ज़्यादातर यही आएगा। नाटक अगर बात करें, तो जयशंकर प्रसाद के नाटक, मोहन राकेश के नाटक, ये ऐसे इन लोगों के नाटक ये सब ऐसे हैं कि अंधायुग हो गया धर्मवीर भारती के, आपको प्रत्येक परीक्षा में, अगर वो हायर लेवल की है तो प्रत्येक परीक्षा में ये रचनाएं शामिल मिलती है, अदल बदल के, कुछ में कोई दूसरी रचना, कुछ में कुछ दूसरी रचना, लेकिन रचनाओं का स्तर यही है। ऐसे ही निबंधों में अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, अज्ञेय के कभी कभी निबंध आ जाते हैं, इसके अलावा कुबेर नाथ राय के, विद्यानिवास मिश्र के। तो निबंधों में, आलोचना में जब आप देखेंगे तो प्रमुख आलोचकों के विषय में भी हमें ये बातें पढ़नी होंगी, जैसे सारे जो प्रतिष्ठित आलोचक हैं, उन आलोचकों की क्या आलोचकीय विशेषताएं हैं, उन्होंने क्या स्थापनाएं दी हैं, हमें आलोचना के इस हिस्से में देखना होगा। ठीक है, जैसे रामविलास शर्मा की आलोचना के टूल्स क्या है, वो किन किन उपकरणों से आलोचना को देखना, समझना और पैमाना लगाना चाहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि क्या थी आलोचना को लेकर के, श्याम सुंदर दास की क्या थी, नामवर सिंह की क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वो इन हिस्सों में। अन्य गद्य विधाओं में आप सभी जानते हैं कि रिपोर्टाज हो गया, डायरी विधा हो गई, इंटरव्यू हो गए, है ना, यात्रा वृत्तांत हो गए, संस्मरण हो गया, ये सारी चीजें। तो ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसी को आप विस्तार कर लीजिए, इन चार चार पॉइंट्स को, या इन्हें ऐसे ही देख के इनके सारी शाखाओं को अपने मस्तिष्क में बनाइए। इन पॉइंट्स के अंतर्गत हमें जो कुछ पढ़ना है वही हमारा पूरा पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अब हम आज की इस क्लास में, चूंकि हमारी ये पहली क्लास है, तो इस क्लास में हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आयोगों में पूछे जाते हैं, या यूजीसी नेट की परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको वो प्रारूप इन प्रश्नों में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनके आधार पर हमने कुछ प्रश्नों के चुनाव किए हुए हैं कि अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से कोई प्रश्न पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा, गोदान से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो नेट में कैसा पूछा गया है, और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में क्या पूछा गया है ना। देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न आया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास से है, आधुनिक काल के हिस्से से है, और ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। एक पंक्ति है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। शुरू शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। यह कथन किस इतिहास लेखक का है? अब जो लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों को गंभीरता से पढ़ेंगे, देखिए आप में से मैं प्रत्येक लोगों को ये बात कहता हूँ, ये सलाह देता हूँ कि आप कुछ करें न करें,
बेसिक स्टार्टिंग में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास को जरूर पढ़ें। चाहे वो बच्चन सिंह हो, नगेंद्र सिंह की पुस्तक है, नगेंद्र जी की पुस्तक है, या राम कुमार वर्मा जी के हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक है। इन सभी पुस्तकों में शुक्ल जी को ही आधार बना करके धीरे धीरे हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को समृद्ध किया गया है। तो मूल में कौन बसा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की वो चेतना और इतिहास दृष्टि। तो जब आप एक बार शुक्ल जी को पढ़ लेते हैं, तब आप जब बच्चन जी की पुस्तक उठाएंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो आपको लगेगा कि आपने सब कुछ तो बहुत कुछ पढ़ रखा है पहले से, बस उसी का क्रिटिक आप पढ़ रहे हैं। तो बच्चन सिंह की पुस्तक में शुक्ल जी की पुस्तक का पूरा क्रिटिक है। और नगेंद्र जी की जो संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो लेटेस्ट रचनाएं हैं, समकालीन दौर की सारी रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया, लगभग 2005, 6, 7 तक की। तो वो इस मायने में बड़ी अच्छी पुस्तक है कि आप समकालीन साहित्य से परिचय चाहते हैं तो नगेंद्र जी की पुस्तक के अंतिम हिस्सों को पढ़िए, अद्यतन हिंदी साहित्य करके है। तो शुक्ल जी को जरूर पढ़ें। ये कथन किसका है? ऑप्शन में है बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जिन लोगों ने कभी शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ा होगा, वो बता सकते हैं एक नज़र में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के हिस्से में लिखा हुआ है। और ये बात उन्होंने लिखा कि हिंदी पढ़ने का चलन उर्दू के ज़माने में, जब उर्दू पढ़ने का जोर था, अदालतों की भाषा उर्दू थी, उर्दू लगातार प्रमोट की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ऐसे दौर में हिंदी को कोई क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, कोई उत्कंठा कैसे हो? उस दौर में चंद्रकांता जैसा उपन्यास जब लिखा गया, तब शुक्ल जी उसके विषय पे लिख रहे हैं कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। तो कोई एक उपन्यास, एक भाषा सीखने की अगर प्रेरणा देता है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास में। शुरू शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। ये कथन आप अच्छे से ध्यान रखिए कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ये प्रश्न एक प्रारूप के लिए दिया गया है कि आप जब शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देंगे या यूजीसी नेट की परीक्षा देंगे, आपको बहुत आसानी होगी इन हिस्सों को समझने में। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे? अगर किसी रचना से पूछा गया, अगर किसी रचना से कोई प्रश्न बने तो कैसे? जैसे, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक तो नहीं मिलता, पाठे होंगे। यह कथन किस पात्र का, किस पात्र के प्रति है? अब सबसे पहली बात तो आपको पहचानना होगा कि ये कथन है किस उपन्यास का या कहानी का। तो यहाँ पात्रों के नाम देख करके आप पहचान जाएंगे कि ये गोदान उपन्यास का, कि उसकी पंक्ति है। लेकिन हमें इन उपन्यासों को, जब तक हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे, एक बार पढ़ेंगे नहीं, फिर इनका आलोचनात्मक हिस्सा कहीं से नहीं पढ़ेंगे, किसी आलोचक का कोई कथन नहीं पढ़ेंगे, तो हम इन उपन्यासों के महत्वपूर्ण हिस्सों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये कथन किसका है? ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया। अभी हम देखेंगे कि यूजीसी नेट में क्या पूछा गया है गोदान से। ठीक है, ऑप्शन में है होरी का गोबर के प्रति, राय साहब का होरी के प्रति, झुनिया का माता दिन के प्रति, और धनिया का होरी के प्रति। तो इसका जो सही उत्तर है वह है धनिया का होरी के प्रति। ये एक तरह से उलाहना देती हुई धनिया होरी को कहती है कि जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, क्योंकि 35 वर्ष की अवस्था में ही दोनों ऐसे लगने लगे हैं जैसे वे 60 बरस के हो, बूढ़े हो चुके हैं, गरीबी से, भुखमरी से, या अभावों में। उनकी शक्ल भी, यानी कि अभावों से व्यक्ति की उम्र में भी बहुत परिवर्तन दिखने लगता है, शरीर पर वो परछाइयाँ दिखने लगती हैं कि ऐसा लगता है कि वो वृद्ध हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अभाव और गरीबी की वजह से, तो ये बात वहां पर कौन कहती है? धनिया होरी के प्रति कहती है। तो जब आपने उपन्यास को पढ़ा, फिर आपने उन डायलॉग्स को अपने मन में बिठाया कि कौन किस पात्र को कह सकता है ये बात,
तब आप इस कथन को सही कर पाएंगे। तो हम पाठ्यक्रम में लगी हुई इन रचनाओं के महत्वपूर्ण हिस्सों को, जहां से प्रश्न बनने की संभावना होगी, जहां के संवाद पूछे जाने की संभावना होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे इसके। अब देखते हैं एक और प्रश्न। अगर पाश्चात्य काव्यशास्त्र से कोई प्रश्न आए तो कैसा? ये पूछे गए प्रश्नों पे ही हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हम अपने मॉडल जो क्वेश्चंस होंगे, हम अभी उन पे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट दोनों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पे यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर काव्यशास्त्र से, वो भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र से पूछा जाएगा तो क्या पूछा जा सकता है अगर अभिव्यंजनावाद से पूछा जाए। तो पहली बात तो क्रोचे का सिद्धांत अभिव्यंजनावाद है। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में है कला और सहजानुभूति अलग अलग है, सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है, क्रोचे की दृष्टि में कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्रोचे सहजानुभूति को अभिव्यंजना मानते हैं और यह अभिव्यंजना अंतर्मन से होती है। अब ये चार कथन हैं। ये कथन ऐसे हैं कि अवधारणात्मक है। अगर आपने क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा है तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है। लेकिन अगर आपने केवल इतना याद रखा कि क्रोचे के सिद्धांत का नाम अभिव्यंजनावाद है तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तब आप भीतरी तह तक उस सिद्धांत में क्या कहा गया है वो नहीं समझ पाएंगे। तो हम अपनी क्लासेस में इन सिद्धांतों के विषय में विस्तार से और ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है और जिनसे वो सिद्धांत आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से स्थान बना ले। अब यहाँ हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे जिससे आप अभिव्यंजनावाद के विषय में समझ जाएंगे। दरअसल क्रोचे कहते हैं कि ये जो दूसरा कथन है ये बहुत सही है क्रोचे के सिद्धांत को समझने के लिए, कि सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है। अभिव्यक्ति, अभिव्यंजनावाद के लिए अभिव्यक्ति। और क्रोचे कहते हैं कि अभिव्यंजना कहाँ होती है? भाषा में आप जैसे ही कुछ कह देते हैं वो समाज के सामने प्रस्तुत हो गया, आपकी वो एक बात समाज में चली गई। अब समाज उसको जज करेगा, समाज उस पर निर्णय देगा कि आपने सही कहा या गलत कहा। लेकिन अगर आपने उसे अपने अंतर मन में रखा, जो आपने सोचा, जो आपके मस्तिष्क में आया, और बिना किसी बुद्धि, बिना किसी विश्लेषण के सहज रूप से आपके मन में कोई भाव पैदा होता है, वही सहजानुभूति होता है। उसमें आपको ज्ञान चक्षु, विचारधारा या अतिरिक्त बल लगाने की आवश्यकता जहां नहीं होती है, वहीं सहजानुभूति होती है। आपने गुड़ खाया, आपको मीठा लगा, आपको सोचना नहीं पड़ा, किसी विचार या किसी किसी की बात को नहीं सुनना पड़ा कि ये गुड़ तीखा था या मीठा था। सहज रूप से आपने कहा कि गुड़ बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था, या कोई मिठाई बहुत अच्छी थी, या कोई बहुत तीखी थी। तो सहज ढंग से जो भाव हमारे मन में आया वही सहजानुभूति है। हो सकता है कि किसी एक मिठाई का बखान कर दें आप कि यह दुनिया में सबसे अच्छी मिठाई है। आपके मन में तो लगा कि ये सबसे अच्छी मिठाई है, लेकिन आपने उसे भाषा में कह दिया, वाणी में कह दिया। अब वो समाज की प्रॉपर्टी हो गई। अब समाज या सामाजिक क्या करेगा? उस पर डिसीजंस देगा कि आपने अतिशयोक्ति बोल दी, ऐसा नहीं है कि यही मिठाई सबसे अच्छी है, दूसरी मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। वो जजमेंटल होने लगता है। तो इसीलिए क्रोचे कहते हैं कि सहजानुभूति ही कला है। अपने अंतर्मन में रखो, बाहर निकालने की जरूरत, अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं है। जो आत्म अनुभूति हो रही है वही सहजानुभूति है, वही अभिव्यंजनावाद है। ठीक है। तो सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है। अब वो अभिव्यक्ति आपके अंतर्मन में हो और वही सौंदर्य का सबसे स्वच्छ और सुंदर रूप है। ठीक है। तो पहला जो कथन है, कला और सहजानुभूति अलग अलग है, यही गलत है, ये सही नहीं है अभिव्यंजनावाद के विषय में। बल्कि क्रोचे कहता है कि कला और सहजानुभूति दोनों एक ही है। चाहे सहजानुभूति को कला कह लो, चाहे कला को सहज अनुभूति कह लो, अलग अलग नहीं है, एक है। इसलिए पहला कथन ये सही नहीं है। बाकी जो तीन कथन है वो सही है।
उसमें क्या है, क्रोचे सहजानुभूति को अभिव्यंजना मानते हैं और यह अभिव्यंजना अंतर्मन से होती है। ठीक है, तो उम्मीद है अभिव्यंजनावाद के विषय में थोड़ी सी ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे जब हम व्यवस्थित ढंग से इन सिद्धांतों पर बात करेंगे तो हम आपको और विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे आध्यात्मिक प्रक्रिया है ये अभिव्यंजनावाद, ये सारी बातें हम आगे जैसे जैसे यूनिट वाइज हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए, अब देखते हैं यूजीसी नेट में अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से, हिंदी साहित्य की काव्य परंपराओं से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसा पूछा गया है। जैसे एक छोटा प्रश्न लें, ये प्रश्न आया था 2018 की यूजीसी नेट की परीक्षा में कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है। ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए, यहां से जब आप ध्यान देंगे तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कबीर की परंपरा और सूफियों की परंपरा के अध्ययन पर आधारित हो गया। सूफियों में क्या है? प्रेम तत्व। और भारतीय वेदांत का जो रूप है, इन दोनों से ही मिल करके कबीर का निर्गुण पंथ धूमधाम से निकला, ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। तो ये कई बार पूछा जा चुका पॉइंट है ये। जब हम सूफी मत और निर्गुण पंथ के प्रयोग से कबीर के पंथ के बारे में पढ़ेंगे कि वो धूमधाम से निकला, वहां हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि भारतीय वेदांत का कौन सा तत्व था और सूफियों का प्रेम तत्व कैसे कबीर के निर्गुण पंथ का आधार बना। तो ये शुक्ल जी का कथन है। इन दो तत्वों से, जैसे चाय और चाय पत्ती और चीनी से चाय बन रही है, वैसे ही भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व से कबीर का निर्गुण पंथ बन रहा है। तो इन दोनों तत्वों को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न बनेंगे और शुक्ल जी को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। चलिए, एक और प्रश्न देखते हैं जो यूजीसी नेट की 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहां है रीति मुक्त कविता की विशेषताएं। तो अभी हमने जो वहां पे बात किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास वाला हिस्सा वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में है। अब रीति मुक्त धारा उसी यूनिट के अंतर्गत इसका अध्ययन आपको करना होगा कि इसकी विशेषताएं क्या है। ऑप्शन में है यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। अब इसकी विशेषताएं कौन सी हैं? तो देखिए, कई सारे बंच बने हुए हैं कोड के रूप में, आपको चुनना है कि ए बी सी या ए बी डी या बी सी डी या बी डी सही उत्तर है। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? अब यहां से हमें, जब तक हम रीति मुक्त धारा के विषय में बहुत अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इसकी विशेषता क्या है और क्या नहीं है। तो जब हम मास्टर्स के दौरान हम केवल इतना ही देख रहे हैं कि रीति मुक्त धारा, रीति काल के अंतर्गत रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध तीन धाराएं हैं। तीनों का परिचय अगर हमने बहुत गहनता से नहीं देखा तो ये पॉइंट्स हमसे छूट जाएंगे। तो कोशिश करें कि रीति मुक्त धारा के विषय में पढ़ें तो उसकी जो दो तीन विशेषताएं उभर के सामने आती हैं उसे एक जगह कहीं नोट डाउन करें। अब इसके विषय में करें, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है और अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। ये जो अंतिम कथन है ये गलत है। गलत इसलिए है कि रीति मुक्त धारा के विषय में कहा जाता है कि ये अभिधा मूलक नहीं है, ये व्यंजना मूलक और लक्षणा मूलक है रीति मुक्त धारा, जिसमें घनानंद, बोधा, आलम ये लोग लिखते हैं। ये सीधी सीधी बातें नहीं लिखते हैं। अभिधा मूलक का मतलब है कि एकदम सीधी बातें, लेकिन जहां पे थोड़ा सा वाग्वैचित्र्य हो, लक्षणा प्रधान हो रही हो, वही विशेषता है रीति मुक्त कविता की। तो ये अभिधा मूलक इसकी विशेषता न होके लक्षणा मूलक इसकी विशेषता है रीति मुक्त धारा की। तो ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी ये जो तीन कथन हैं
यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। आप घनानंद को पढ़ें तो घनानंद विरह में इतने डूबे हुए हैं, इतनी गहन विरह की स्थिति है कि आपको लगेगा कि सारा आंतरिक अनुभूति, जितनी आंतरिक अनुभूति उन्होंने उड़ेल के रख दी है। ठीक है, तो आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है। सभी ने अपने, यानी सब्जेक्टिविटी एक होता है, ऑब्जेक्टिविटी और एक सब्जेक्टिविटी। तो आत्मप्रधान और व्यक्तिगत अपने भीतर की अनुभूतियों को प्रकट किया है, समाज की अनुभूतियों को नहीं। तो अपनी पीड़ा को प्रकट किया, वो बाद में भले ही समाज की पीड़ा से जुड़ जाए, समाज के अनुभवों से जुड़ जाए, लेकिन आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है और सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। ठीक है, सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त इसलिए कहा गया कि रीति सिद्ध धारा की जो एक काव्य लक्षण वाली प्रणाली थी, नक्श की प्रणाली थी, नायिका भेदों की प्रणाली थी, उन सभी को छोड़ के हृदय के मुक्त, निर्मुक्त भावों को इन्होंने प्रकट करना शुरू किया। तो ये रूढ़ियों से मुक्त थे, किसी बंधन में बंधे नहीं थे। तो यहाँ से जब हम ऐसे पॉइंट्स को पढ़ लेंगे तो रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध तीनों के विषय में अंतर हम पढ़ेंगे। जैसे ही हम पढ़ेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जनवरी 2026 में गोदान पर एक प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट की परीक्षा में। अब ये एक कथन के रूप में है। अब ये कथन क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी किस हिंदी आलोचक के द्वारा की गई है। अब ये टिप्पणी क्या है, इसको पढ़ें। गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं किसी के प्रति कड़वाहट नजर नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता घुमड़ता है तंत्र के प्रति। ये कथन किसका है? ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक पुस्तक में जब प्रेमचंद पे लिखा, और उसमें भी गोदान उपन्यास के विषय में, तब उन्होंने ये पंक्ति लिखी है कि उसका रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं किसी के प्रति कड़वाहट नजर नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता घुमड़ता है तंत्र के प्रति। तो पूरे सिस्टम के प्रति एक असंतोष उमड़ता घुमड़ता है, किसी के व्यक्ति के प्रति कड़वाहट जैसा नहीं दिखाई पड़ता है। ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। अब जब इन सारे प्रश्नों को हमने एक मॉडल प्रश्न के रूप में देखा, तो यहाँ से समझ में आता है कि आलोचकों ने जो कुछ कहा है रचनाओं के विषय में, हमें वो भी देखना है। इसके साथ हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख पुस्तकें आप उलटिए पुलटिए जरूर, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक, इसके अलावा बच्चन जी की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, और बहुत पतली सी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। इन पुस्तकों को आप डिटेलिंग के लिए पढ़ें। यूजीसी नेट वालों को तो पढ़ना ही चाहिए क्योंकि बहुत डिटेल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन पुस्तकों का जरूर अध्ययन करें, और साथ साथ जो पिछले प्रश्न पत्र होते हैं हर स्टेट की परीक्षाओं के, अगर कोई पेपर होता है उसका आप प्रश्न पत्र अपने पास प्रिंट करके जरूर रखें। देखें कि कैसे कैसे प्रश्न बनने लगे हैं, अब पहले की अपेक्षा क्या अंतर आ रहे हैं। उससे आपको बहुत सारे आइडिया हो जाएंगे कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल अध्ययन रखें। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन पुस्तकों के महत्वपूर्ण हिस्से, महत्वपूर्ण पंक्तियां जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो सब लेकर के इन क्लासेज में हम आते रहेंगे। रविवार को क्लासेस नहीं होंगी। इसके अलावा हम बीच में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से लगातार आप लोगों से जुड़े रहेंगे। और जो भी आप लोगों को समस्याएं हैं या आप लोगों को कोई चैलेंज या चुनौतियां आ रही हैं, आप लोग ग्रुप में कमेंट करके आप अपने मैसेज के माध्यम से भी बता सकते हैं, और यहाँ भी जब हम लोग लाइव जुड़ेंगे तो यहाँ भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि एक परिचयात्मक ढंग से ये क्लास आप लोगों को एक रास्ता दिखाए, और फिर हम आगे पाठ्यक्रम पर आगे
बढ़ते चलेंगे। किसी को कोई बात कहनी हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं। और परीक्षाओं में अभी समय है, चाहे नेट की परीक्षा होगी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होगी, अभी इनमें समय है। जैसे छत्तीसगढ़ की जो परीक्षा होने वाली है, वो अभी विज्ञापन जल्द आ जाएगा, उसके विषय में लगातार बातें चल रही हैं। और नेट का जो एग्ज़ाम होगा वो अब दिसंबर में होगा, तो उसके लिए आप लोग एकदम तरीके से पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से पढ़ना शुरू कर दें। कुछ प्रमुख पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें, अवॉइड न करें। उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू लगाते रहें, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो ये क्लास समाप्त की जाए फिर यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग इनके विषय में कुछ जो बातें होंगी आप लोग ग्रुप में डिस्कस करिएगा, हम आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।